हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड, क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। आपके लिए एक सूचना और है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक है वहाँ पर भी सेम चैप्टर दे रखा है इंटरनेशनल ट्रेड, तो उस चैप्टर को जरूर पढ़ें पहले। उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आपको आएगा, ठीक है। और उस वाली बुक के लगभग सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। क्लास 12 ज्योग्राफी ह्यूमन जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जिन्होंने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इंटरनेशनल ट्रेड आप नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनेशनल दो देशों के बीच में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ अपना प्यारा भारत है, इंडिया है, और दूसरी तरफ सपोज यूएसए, तो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए कैसा ट्रेड हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। या तो दो देशों के बीच में हो या कई सारे देशों के बीच में। सपोज बीच में अपना इंडिया गया, इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया इजराइल के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया फ्रांस के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया यूके के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो एक देश का दो देशों मतलब दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। क्यों होता है इंटरनेशनल ट्रेड, बताओ। इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए होता है सिंपली, जो कंट्री मान लो यहाँ पे ए है, एक कंट्री बी है, तो जो सामान ए के पास नहीं है वो बी से ले सकता है। सपोज बी के पास कोई सामान नहीं है वो ए से ले सकता है। अब जरूरी नहीं है ऐसा हो ही हो, है ना, मतलब जनरली जो चीज़ हमारे पास नहीं हम दूसरे देश से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली अगर हम देखें, इंडिया के पास क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो कच्चा तेल हम कहाँ से मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं। अब जरूरी नहीं हम किसी एक कंट्री पे डिपेंड है, क्रूड ऑयल हम रशिया से भी मंगाते हैं, क्रूड ऑयल हम यूएई से, सऊदी अरब से भी मंगाते हैं, कुवैत से मंगाते हैं, वेनेजुएला से भी मंगाते हैं, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल कंट्रीज जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल मंगा के रखते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड अगर दो देशों के बीच में हो रहा है तो इसको हम बायलैटरल ट्रेड बोलेंगे, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। और इंटरनेशनल ट्रेड जब मल्टीपल कंट्रीज के बीच में होता है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में मेनली दो ही चीज़ होंगी, या तो होगा एक्सपोर्ट और या फिर होगा इम्पोर्ट, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक करा दूँ, क्योंकि ये उसमें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ ना। इंटरनेशनल ट्रेड का पहला कंपोनेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट, और दूसरा होता है इम्पोर्ट। कोई भी जगह, ये मान लो कोई भी कंट्री है, मान लो एक्स, यहाँ से अगर सामान बाहर जा रहा है इसको तो आप बोलोगे एक्सपोर्ट, और अगर सामान इस कंट्री के अंदर आ रहा है इसको बोलोगे आप इम्पोर्ट, ठीक है। आई का मतलब इन, ई का मतलब एग्जिट, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में सामान आ रहा है इट मीन्स इंपोर्ट, और उस कंट्री से सामान जा रहा है इट मीन्स एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इन्हीं बेसिक्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है किस किस चीज़ का एक्सचेंज होना, नंबर 1 कैपिटल का, ठीक है, नंबर 2 गुड्स का, और नंबर 3 सर्विसेज का, ठीक है। कैपिटल का एक्सचेंज का मतलब क्या है, सपोज यूएसए है, यूएसए अपना पैसा कहाँ पे लगा रहा है, इंडिया में लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब एक एक्सचेंज हो रहा है। दूसरी बात गुड्स, दो देशों के बीच में गुड्स का एक्सचेंज, और सर्विसेज का एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब अलग अलग देशों के बीच में जब ये सारी चीज़ें होती हैं, एक्सचेंज होता है गुड्स का, कैपिटल का और सर्विसेज का, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है ध्यान रखना ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। सपोज इंडिया और चाइना अगर ट्रेड कर रहे हैं तो अगर चाइना सामान हमें कोई बेच रहा है तो उसका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। हमारे पास सामान नहीं है तो हमें सामान मिल जाएगा, और चाइना को क्या मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगा। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। तो इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू कंट्रीज एज नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो आज की डेट में सिंपल सी बात है, कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपने आप में संपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि सपोज इंडिया, उसके पास हर चीज़ यहीं पे मिल जाएगी, किसी दूसरे पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपको पता है हर देश में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कोई कंट्री आगे रहता है, कोई पीछे रहता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कोई आगे कोई पीछे। तो इस वजह से जो है कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हमें दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर हम इंडिया की बात करें वर्ल्ड ट्रेड में, इंडिया की वर्ल्ड ट्रेड में बात करें तो मात्र इसका कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। वर्ल्ड ट्रेड जितना भी हो रहा है टोटल, अगर उसका वॉल्यूम में अगर हम देखें, इसका इंडिया का ट्रेड कितना है, 1% से भी कम है। फिर भी वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का एक अपना बड़ा ही योगदान है। टॉपिक है अब आपका चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज
इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब यार हम देखेंगे 1947 से लेके यूँ समझ लो अब तक तो हैं 2000 के आसपास तक की कहानी देखेंगे या 2000 के बाद की कहानी देखेंगे, ठीक है। 1947 में आपको पता है अपना देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद क्या सिचुएशन बनी, कभी चीज़ों में उतार चढ़ाव ऐसा मतलब देखने को मिला है। तो क्या क्या बदलाव आया इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया के में, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडरगोन ए मेजर चेंज इन रिसेंट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कंपोजिशन और डायरेक्शन। अगर आप देखो पिछले कुछ सालों में देखो तो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसमें ज़बरदस्त बदलाव आया है, या तो वॉल्यूम को लेकर, कंपोजिशन को लेकर और डायरेक्शन को लेकर। क्या मतलब है इन तीनों का, तो 3 पॉइंट में हम इसको पढ़ेंगे। वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, कंपोजिशन में क्या चेंज आया है और डायरेक्शन में क्या चेंज आया है। सबसे पहले देखेंगे चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया का जो वॉल्यूम है ट्रेड का, जो वॉल्यूम, उसमें क्या बदलाव आया है। पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से आप क्या समझते हो, है ना। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर्ड एज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। मतलब सपोज इंडिया और यूएसए दो देश ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया ने सपोज 100 करोड़ का सामान बेचा, यूएसए ने सपोज 100 करोड़ का सामान बेचा, तो सामान में गुड्स हो या सर्विसेज हो, टोटल ट्रेड कितना हो गया उनका 200 करोड़। तो ये हो जाएगा इनका वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो दो देशों के बीच में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब आज़ादी के बाद अगर आप देखो 1947 के बाद देखो दोनों में ही बदलाव आया है। इंपोर्ट का भी वॉल्यूम बढ़ा है और एक्सपोर्ट का भी वॉल्यूम बढ़ा है। इंडिया ने यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ाया है और इंपोर्ट भी हम मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पहले की तुलना में। दोनों चीज़ों में अंतर आया है, मगर द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिड्यूस। देखो शुरू में इंडिया की बात करें तो भाई साहब हम एक्सपोर्ट कम करते थे, इंपोर्ट ज़्यादा करते थे। मगर जैसे जैसे समय बदला तो हमने एक्सपोर्ट को थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिया है। एक्सपोर्ट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, मगर इतना नहीं बढ़ाया कि अभी हम इंपोर्ट से बराबरी कर सकें। तो आज की डेट में आप ध्यान रखना, आज की डेट में भी हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मगर इनके बीच में जो गैप है, गैप को हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। स्टिल द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज हायर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। आज भी इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है किसकी तुलना में, एक्सपोर्ट की तुलना में। पहले इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे और एक्सपोर्ट बहुत कम करते थे। आज की डेट में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, मगर एक्सपोर्ट पहले की तुलना में हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। मतलब हमने दूसरे देशों को सामान भेजना पहले की तुलना में ज़्यादा कर दिया है। तो जब किसी भी देश में इंपोर्ट ज़्यादा होता है किससे, एक्सपोर्ट से, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो हालांकि गैप तो हमने कम किया है, मगर अभी भी हम नेगेटिव ट्रेड बैलेंस वाली सिचुएशन में। अब देखो यहाँ पे एक डेटा दे रखा है जो याद करना नहीं है आपको, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि इंडिया का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अगर देखें तो 1950-51 में ये हुआ करता था 1214 करोड़, मगर 2016-17 में कितना हो गया, 44,29,762 करोड़। तो सोचो जो हज़ारों में जो ट्रेड हो रहा था, 1000 करोड़ में, अब वो लाखों करोड़ों में बढ़ गया। तो सोचो कितना ज़बरदस्त अंतर आया है किसमें, इंडिया के वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में। जो हज़ारों करोड़ का ट्रेड हुआ करता था वो लाखों करोड़ के ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हमने एक्सपोर्ट भी बढ़ाया है, इंपोर्ट भी बढ़ाया है, मगर इनके बीच में गैप हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है, कम कर दिया है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रेड की जा रही है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब क्वेश्चन निकल के आता है क्या कारण है फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ा है, उसके रीजंस क्या हैं, रीजन्स ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के बढ़ने के रीजन क्या क्या है, ठीक है, ध्यान देना। नंबर एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है हमारा। क्या सेक्टर, अब आज़ादी के बाद आपको पता है स्पेशली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री पे फोकस किया था, और 1991 में आप सबको पता है हम रिफॉर्म्स लेके आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद आप देखो आज़ादी के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब ग्रो किया है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ा तो हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। दूसरा, लिबरल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसीज को स्पेशली 1991 के बाद लिबरल कर दिया, लिबरलाइजेशन लाने के बाद। लिबरल पॉलिसीज का मतलब क्या है, पहले जो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी ट्रेड पर, उन रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे दिया, इससे हमारा ट्रेड बढ़ा है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट का मतलब क्या है, पहले हम कुछ ही चीज़ों से, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर से ही एक्सपोर्ट करते थे, आज की डेट में हम सर्विस सेक्टर से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज की डेट में हम
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस आज पहले के टाइम पे क्या होता था, किसी 2-4 कंट्रीज पर ही सपोज हम डिपेंड रह रहे हैं, आज की डेट में हम कई सारे देशों से सामान मंगा रहे हैं। तो मतलब जो है मार्केट अलग अलग मतलब डाइवर्सिफाई कर दिया है, अलग अलग लोगों से अलग अलग सामान मंगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये टेबल दे रखी है, ये सिर्फ हिंट के लिए है ना, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हुआ है इसमें क्या नहीं है, ये सारा डेटा कोई नहीं पूछेगा, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के फॉरेन ट्रेड की बात करें, 2004-05 में एक्सपोर्ट इतना करते थे हम, है ना, ये करोड़ों में दे रखा है, 3,75,000 है ना, और इंपोर्ट कितना करते थे, 5 लाख के समथिंग करते थे। तो ट्रेड बैलेंस माइनस में है ना, तो जब इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं तो ये नेगेटिव ट्रेड बैलेंस होता है, ठीक है। फिर देखो 2009 में ये 3 लाख से एक्सपोर्ट कितना हो गया, 8,45,000 के समथिंग हो गया करोड़ों में, और इंपोर्ट हमारा 5 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 13 लाख। तो ट्रेड बैलेंस और बढ़ गया, है ना। फिर 2013 की बात करें, 14 की बात करें, तो लगभग 19 लाख का मतलब समथिंग हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इंपोर्ट 27 लाख का मतलब करोड़ का इंपोर्ट कर रहे थे। मतलब तो देखो, आप देखो इसमें लगभग हमारा जो एक्सपोर्ट है बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि 2016-17 में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, और इंपोर्ट भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है ना। तो ये एक डेटा है जो सिर्फ देख लेना है, याद करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड एक्चुअली, है ना। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में वॉल्यूम में क्या चेंज आया है। तो वॉल्यूम में ध्यान रखना, एक्सपोर्ट में भी बदलाव है, इंपोर्ट में भी बदलाव है, दोनों ही बढ़े हैं, और दोनों के बीच में गैप क्या हो गया है, कम हो गया है। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। आप कंपोजिशन देखेंगे, है ना। कंपोजिशन में क्या आता है, द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री इंक्लूड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन में आपको कौन कौन से आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और कौन कौन से आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हो, ये क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। अब देखो कोई सामान आप 1947 में जो सामान आप इंपोर्ट कर रहे थे, जरूरी नहीं है आप 2023 में भी वही सामान इंपोर्ट करें। तो ये चीज़ें क्या है, समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। फिर भी देखते हैं किन किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है, किन किन चीज़ों में हमने कमी की है। तो चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से दूसरे देशों को जो सामान जा रहा है उसमें क्या चेंज आया है, ठीक है। पहली बात अगर देखें, एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट ये डिक्लाइन हुए। एग्रीकल्चर से जो हम एक्सपोर्ट करते थे ना, उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिली है। साथ के साथ में अलाइड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी सामान जाता था, है ना, उसमें भी हमें क्या देखने को मिली है, डिक्लाइन देखने को मिला है। दूसरा, देयर इज डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल आइटम्स लाइक कॉफी, कैश्यू, ईटीसी ड्यू टू हाई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से कॉफी और कैश्यू इसमें भी थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है ना। ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट, फ्रेश फ्रूट्स, मेरीन प्रोडक्ट और शुगर, इनके एक्सपोर्ट में बढ़त देखने को मिली है ना। तो ये पॉइंट जब आप लिखें तो यहाँ पे प्लस लगा देना, यहाँ पे मान लो माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस। तो किन किन चीज़ों में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है और किन किन चीज़ों में मतलब डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट इनका एक्सपोर्ट कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, हो सकता है जो भी देश हमसे खरीद रहा होगा उसको अब दूसरा मार्केट मिल गया होगा, दूसरी जगह से मंगाने लग गया हो सकता है वो खुद वहाँ पे मतलब अपना खुद प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, उन्होंने खुद प्रोड्यूस करने लगे हों, तो एक तो ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैव इंक्रीज्ड। क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं उनका शेयर बढ़ गया है। मतलब आपको देखने को मिलेगा कई सारे देशों से हम जैसे सपोज क्रूड ऑयल मंगाते हैं और उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, रिफाइनरी में ले जाके कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। क्रूड ऑयल को जब आप रिफाइनरी में ले जाओगे तो उससे डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, है ना, पेट्रोलियम जेली, ऐसे करके कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं जिनको बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इनको हम क्या करते हैं, कई देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो और इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। The share of ore minerals and manufactured goods have remained constant from 2009-10 से 2010-11 से एंड 2015-16 से 2016-17। मतलब कहने का ये, इनने तो छोड़ दी हूँ डेटा ने, कोई ज़रूरत ना याद करने की। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओर मिनरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मतलब आपकी मिनरल्स जो ज़मीन से खोद के निकाल लें और इंडस्ट्री में जो सामान बन रहा है उसके एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा खास अंतर नहीं आया है, ये लगभग सेम ही है ना। यहाँ पे एक टेबल और दे रखी है बुक में, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेना कि किन किन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में नाम याद रखना, एग्रीकल्चर, अलाइड प्रोडक्ट, और मिनरल्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अदर कमोडिटीज़। यहाँ डेटा दे रखा है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नज़र मार लेना है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलोन अकाउंटेड 73.6% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन 2016-17। देखो अपने कई सारे सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है।
तो तीनों सेक्टर से हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकेला जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा था 2016-17 में, उसका 73.6% अकेला कहाँ से जा रहा था एक्सपोर्ट का माल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जा रहा था। देयर इज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, जो कई सारी फैक्ट्रीज में जो इंजीनियरिंग गुड्स बनते हैं उनके एक्सपोर्ट में भी इंक्रीज देखने को मिला है। जेम्स एंड ज्वेलरीज आज भी एक मतलब लार्ज शेयर, मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें एक बड़ा मतलब शेयर किसका है, जेम्स का और ज्वेलरीज का। अच्छा, ये तो रही बात एक्सपोर्ट की। अब हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, जैसे इंडिया कई सारे देशों को क्या कर रहा है एक्सपोर्ट, इंडिया के अलावा और कौन कौन से देश हैं हमारे जो कई हमारे साथ साथ वो भी मतलब उन देशों को सामान देते हैं। तो हमारे मेन कॉम्पिटिटर हैं चाइना और ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है ना, और ताइवान, ये सारे कंट्रीज किस में आ जाएंगे, ईस्ट एशियन कंट्रीज में आ जाएंगे। अगला, चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट। अभी तो हमने देखा एक्सपोर्ट में क्या बदलाव आया है, एक्सपोर्ट में कई सारी चीज़ों में कमी भी आई है और एक्सपोर्ट में कई सारी चीज़ों में बढ़ोतरी भी हुई है। अब इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट में क्या चेंजेज हमें देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में, आराम से समझेंगे एक एक पॉइंट हुआ ना। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग 1950s and 60s, India had to import many items like food grains, capital goods, machinery, equipments. Balance of payment was unfavorable as import were more than export in spite of all import substitution. ध्यान देना, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है भारत ने एक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई थी, साथ के साथ में इंडिया ने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पर ध्यान दिया और कोशिश की थी कि हम सारी चीज़ों को घर ही बनाए, अपने देश में ही प्रोड्यूस करें। पर इसके बावजूद भी, इन सब चीज़ों के बावजूद भी इंडिया फूड ग्रेन्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी और इक्विपमेंट्स इनको बाहर से मंगाता था। और 50s और 60s में आपको देखने को मिलेगी हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था देन एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था ये अनफेवरेबल था। बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल कब होता है, जब कोई देश इंपोर्ट ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट कम करता है। तो ये बात है 50s की और 60s की, ठीक है। आफ्टर 1970 के बाद इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स वाज स्टॉप्ड ड्यू टू सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम। आप सबको पता है 1960s के टाइम से ही, 1960s के टाइम से ही, और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने भी एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, ठीक है, उनके टाइम पर आपको देखने को मिलेगा ग्रीन रेवोल्यूशन पर भारत ने फोकस किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन, आपको बताइए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो हमने फूड ग्रेन्स को मंगाना बंद कर दिया। मगर फूड ग्रेन्स की जगह जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेके आए तो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन में एक फीचर आपने देखा होगा, इनके लिए फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इसके बाद फूड ग्रेन तो मंगाना हमने बंद कर दिया, मगर दो चीज़ों का इम्पोर्ट बढ़ गया। नंबर एक फर्टिलाइजर्स और एक पेट्रोलियम। फर्टिलाइजर आपको बताइए, केमिकल फर्टिलाइजर खेतों में डालोगे तो फसल का प्रोडक्शन अच्छा होता है। 1973 में एनर्जी क्राइसिस आई थी इंडिया में, जिसकी वजह से पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ गए और पेट्रोलियम के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का इंपोर्ट करना पड़ा था। तो पेट्रोलियम का इंपोर्ट 1973 में भी बढ़ गया था। मशीन एंड इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल, केमिकल्स, इनको भी इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। Petroleum product have also shown an increase in the import of India. This is because varied use of like fuel as well as in industrial raw material in industries. This indicate the rise of industrialization and the high living standard of the people. आप ध्यान देना, अच्छे से समझना। ये कह रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी भारत के में आपको देखने को मिलेगा इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं इनका एक तो फ्यूल में तो हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, फ्यूल के अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज में इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं फ्यूल के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि जो ऐसी इंडस्ट्री जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती हैं उन इंडस्ट्रीज की क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ चुका है और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, तभी इनका हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। Timely price rise in the international market is another reason for steep rise in the value of imports. आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ गए, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ गया है। कैपिटल गुड्स जैसे नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील मेटल्स और मशीन टूल्स, इनमें भी आपको स्टीडी राइज देखने को मिलेगा। इंडिया बहुत सारे आइटम और इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने वाले में जैसे कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मेटल, मशीन टूल्स, इन सारी चीज़ों में भी लगातार इंपोर्ट इनका लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि
दिस इज ड्यू टू राइजिंग डिमांड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक सेक्टर। कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं हमारी जहाँ पर हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल गुड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इन सामानों को हम बाहर से ज़्यादा मंगा रहे हैं। देयर हैज बीन फॉल इन द इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल मतलब खाने पीने के जो तेल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिलेगा गिरावट देखने को मिली है। और साथ के साथ में फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट इनमें भी हमने क्या कर दी है? कमी कर दी है। अपने देश में इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और भी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है जैसे पर्ल्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटलीफेरस ओर्स एंड मेटल स्क्रैप, नॉन फेरस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इनको भी इंडिया क्या करता है? इंपोर्ट करता है। और लास्ट पॉइंट बचा है जो आपको चेंजिंग पैटर्न में देखना है, वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इंडिया के कई सारे मेजर ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो वर्ल्ड के, उनके साथ मतलब आपको देखने को मिलेंगे ट्रेड रिलेशंस हैं। मेजर ट्रेड ब्लॉक का मतलब क्या है? मेजर ट्रेड ब्लॉक में जैसे आसियान हो गया है ना, EU हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, है ना, ये मतलब आपके मेजर ट्रेड ब्लॉक्स हो जाएंगे, है ना। तो इंडिया के ट्रेड रिलेशंस हैं कई सारे देशों के साथ और कई सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ, ठीक है ना। 2010-11 से 2016-17 तक यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ एंड लैटिन अमेरिका, एशिया, आसियान, इनके साथ इंडिया का ट्रेड बढ़ गया है, ठीक है। मैक्सिमम जो इंपोर्ट हम करते हैं एशिया और आसियान से करते हैं। ध्यान रखना, इंडिया जो मैक्सिमम इंपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा सामान मंगाता है, कहाँ से मंगाता है? एशिया से मंगाता है और आसियान से मंगाता है ना। मोस्ट ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज कैरिड आउट थ्रू सी एयर रूट्स। ज़्यादातर हमारा जो ट्रेड होता है वो समुद्र के माध्यम से होता है और एयर के माध्यम से होता है। कुछ ही अमाउंट का मतलब ट्रेड है, स्मॉल प्रोपोर्शन ट्रेड है जो हम लैंड रूट से करते हैं। लैंड रूट के माध्यम से हम ट्रेड कहाँ करते हैं? अपने पड़ोसी देशों के साथ, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके साथ कुछ अमाउंट में हमारा जो मतलब ट्रेड है वो लैंड के रूट के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किन किन एरियाज के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये डेटा आपको जस्ट देखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा आसियान और इससे हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एशिया और आसियान वाले रीजन से। तो ये पेपर में तो नहीं पूछी जाती हैं, ये हमने डिस्कस ही कर लिया। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने के पीछे एक तो ट्रेड लिबरलाइजेशन, हमने पॉलिसीज कैसी कर दी हैं? लिबरल पॉलिसीज कर दी हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया है, डी लाइसेंसिंग कर दी है। डी लाइसेंसिंग मतलब 1991 से पहले जब भी कोई कंपनी यहाँ पे इंडिया में स्टैब्लिश होती थी तो उसको अलग अलग चीज़ों का लाइसेंस लेना पड़ता था। मगर 1991 के बाद आपको देखने को मिलेगा लाइसेंस राज में हमने कमी कर दी है, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे ग्रो करने लगी। और इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी तो देश का प्रोडक्शन बढ़ गया, और प्रोडक्शन बढ़ गया तो डेफिनेटली हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। तो ट्रेड बढ़ने के पीछे एक तो हमने लिबरल पॉलिसीज अपनाई है, जो LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे हम 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका इंपैक्ट क्या हुआ? ट्रेड बढ़ गया। इंपोर्ट ड्यूटी हमने कम कर दी है, इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से भी हमारा ट्रेड बढ़ गया, और डी लाइसेंसिंग कर दी है। इन सब चीज़ों की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।